हेलो एंड वेलकम टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म द कॉन्सेप्ट इंजन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर दोनों पार्ट्स को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। Electric current is the flow of electric charges or electron per unit time in a conductor. इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर कह लीजिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो हमारी एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में फ्लो करना शुरू कर देते हैं तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में जनरेट होता है। ठीक है, वहीं चार्जेस के फ्लो को भी हम इलेक्ट्रिक करंट ही बोलते हैं। ठीक है, जब चार्जेस भी फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो को भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तभी हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को भी हम इलेक्ट्रिक करंट ही बोलते हैं। वो डेफिनेशन हमारे पास कैसे आई? इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्कवरी है वो 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, तब उन्होंने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो नहीं हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जे जे थॉमसन ने की थी 1897 में, लगभग इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी से 150 इयर्स बाद। ठीक है, अब जब हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता चला तभी हमें यह पता चला होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करती है। ठीक है, अगर हम हमारे वैदिक लिटरेचर्स की बात करें तो थर्ववेद में और अगस्त्य संहिता में भी हमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमें दिया है एक एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, हम सभी को पता है ये न्यूक्लियस है, इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट शेल है इलेक्ट्रॉन का और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यही हमारे पास मूव करता है एक एटम से दूसरे एटम में, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही दूसरे एटम्स में मूव करता है और उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों है चलिए इसका भी जान लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर और ये लास्ट। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए जो ये इसके ही ऑर्बिट में घूमते रहे कुछ ना कुछ न्यूक्लियर फोर्स लगाता है। ठीक है, फर्स्ट शेल में वो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होती है, सेकंड शेल में वो न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाती है और आखिरी शेल में तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस की पकड़ जो है वो कम रह जाती है और ये थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लूज इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है एक एटम से दूसरे एटम में। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं। सॉलिड्स के अंदर सॉलिड्स के अंदर
जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो आप सभी को पता है बहुत क्लोज होता है, ठीक है, बहुत ही क्लोज क्लोज ये आपस में रहते हैं। तो ये क्लोज होने की वजह से, और ये इतने क्लोज होते हैं कि आपस में मर्ज भी हो जाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक एटम दूसरे एटम में मर्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आसानी हो जाती है एक एटम में, एक एटम से दूसरे एटम में जाने के लिए, और तभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में फ्लो कर पाता है, ठीक है। अब एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और किसी कंडक्टर की अगर हम पूरे बात करें या एक आयरन रोड की बात करें तो उसमें तो करोड़ों एटम होते हैं, तो आप देख लीजिए कि उसके अंदर करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो करंट के फ्लो के लिए सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्हीं की वजह से किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। तो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन है। दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फ्री टू मूव इन अ क्रिस्टल आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं मूव करने के लिए किसी क्रिस्टल में, उसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्रिस्टल किसको बोलते हैं? जब एटम किसी ऑर्डर में अरेंज्ड हो किसी कंडक्टर के अंदर, तो हम उसको बोल देंगे क्रिस्टल, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल होते हैं, दोज मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली। ये वो मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से करंट पास हो पाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो कंडक्टर्स का जो एग्जांपल है वो हमारे पास होते हैं मेटल्स। मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस, या फिर बोले हम साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है मेटल्स के अंदर? अगर हम मेटल की बात करें तो हमारे पास होता है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, ठीक है। आगे देखते हैं। इंसुलेटर्स, दोज मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ये वो मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसी वजह से ये अपने अंदर से करंट पास नहीं करते, तो इसीलिए इनको बोलते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल रबर, ठीक है। अ, और हमारे पास क्या हो जाता है, वुड, रबर हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ये हमारे पास सारे क्या है, इंसुलेटर्स है, ठीक है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स, ये those material whose ability to conduct electricity is in between conductors and insulator। ये वो materials होते हैं जिनकी ability कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये वो मटेरियल्स होते हैं जो किसी कंडीशन में आके कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, अदरवाइज वो इंसुलेटर ही रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली जो करंट का रिप्रेजेंटेशन होता है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और टाइम को टी से, ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे 1 एम्पियर का क्या मतलब होता है? When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second. जब 1 coulomb चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे तो वो 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कुलम अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है, अगर 5 एम्पियर हो तो 5 एम्पियर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर 1 सेकेंड ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 एम्पियर 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है। करंट इज मेजर्ड बाय एन एमीटर। करंट का जो मेजरिंग डिवाइस है वो एमीटर होता है। ठीक है, एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए। ठीक है, हाई नहीं होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए ये एक वायर है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एमीटर कनेक्ट कर रखा है और ये हमारा डिवाइस है। ठीक है, ये कोई टीवी भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें इस डिवाइस का अगर करंट नापना है तो हम यहाँ एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एमीटर लगाने से फायदा होगा कि करंट यहाँ से पास होगा तो ये दिखा देगा कि 5 एम्पियर का करंट है और वही करंट हमारे डिवाइस तक पहुंच जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस जो है वो लो होना चाहिए, क्योंकि अगर यही हमारी इलेक्ट्रिसिटी को करंट को कंज्यूम कर लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर यही कंज्यूम कर लेगा तो डिवाइस के पास क्या एनर्जी पहुंचेगी? डिवाइस की एनर्जी तो यही यूज कर लेगा। ये इसका काम है ही नहीं, इसका काम तो सिर्फ करंट नापने का है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए इसी वजह से। ठीक है, और एक और आप लिख लीजिए कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है एक क्लोज्ड पाथ जहां से करंट फ्लो करता है। ये आपको फोटो दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ वोल्टेज है। ठीक, बैटरीज है जिससे हमने इस बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है वायर के थ्रू। यहाँ एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है और ये यहाँ पर कनेक्टेड। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास क्या बन गया? एक सर्किट बन गया। इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अगर आपने स्विच को बंद कर दिया, ठीक है, तो बल्ब भी जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम स्विच को बंद कर देते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो हम उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। ठीक है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट दोबारा जुड़ जाता है और उसको हम क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट की दो डायरेक्शन होती है। पहली कन्वेंशनल डायरेक्शन जो पुराने जमाने से चली आ रही है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और एक होती है हमारे पास एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि एक्चुअल डायरेक्शन होती है करंट की। ठीक है, वो होती है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आइए देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले कन्वेंशनल डायरेक्शन देखेंगे करंट की। मान लीजिए यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको रिपेल करेगा। ठीक है, इसको इस तरफ रिपेल कर देगा। ठीक है, तो ये यहां से चलना शुरू करेगा इस तरफ, और यहां से ये इस तरफ चलते हुए जाएगा कहां पे? बल्ब के पास, बल्ब को ग्लो करेगा और आगे चलते हुए चला जाएगा ये
वापस से नेगेटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये पूरा सर्किट बनके तैयार हो जाएगा और ये फ्लो जो है, ये पूरा करंट ऐसे ही फ्लो करता रहेगा इस सर्किट में। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई हमारी? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहां से एक्चुअल डायरेक्शन जो होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करेगा क्योंकि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इसको इधर पुश करेगा। ठीक है, यहां से चलते हुए ये इधर जाएगा, बल्ब को ग्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद इसको पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और ये कहां पहुंचेगा? पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो हमारे पास इस बार डायरेक्शन क्या हो गई? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है बैटरी का काम क्या होता है किसी सर्किट के अंदर? बैटरी का काम करंट प्रोड्यूस करना नहीं होता, उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देना। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बैटरी में कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी मदद से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी पुश करता है इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होती है। ठीक, आगे जाएगा, बल्ब को ग्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर अपनी एनर्जी पूरी लूज कर देता है इस बल्ब के पास, क्योंकि बल्ब ने एनर्जी एनर्जी लूज कर दी, मतलब एनर्जी यूज कर ली। उसके बाद आगे चलेगा वायर के अंदर, अब इसके पास एनर्जी नहीं है। फिर उसके बाद यहां पर आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल ने इसको खींच लिया है। ठीक है, यहां पे आ गया। उसके बाद फिर से कुछ रिएक्शन होगी इस सेल के अंदर, फिर से एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और ये सर्किट, बल्ब यहाँ पर जलता रहता है। ये बल्ब यहाँ पर जब तक जलेगा जब तक ये बैटरी डाउन नहीं हो जाती है। बैटरी डाउन कैसे होगी? जब इसमें वो केमिकल खत्म हो जाएगा जिस वजह से रिएक्शन हो रही थी, तब ये बैटरी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ मदद मिलती हो, हमारी वीडियो यूजफुल लगती हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।